T20 क्रिकेट में छोटी छोटी गलतियां किस तरह से आपके पूरे रिजल्ट्स को आपके खिलाफ कर सकती हैं, इसका एक एग्जांपल हमें आज के मैच में देखने को मिला नेपाल के पर्सपेक्टिव से। और सामने वाली टीम ने अगर कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों को आप अपने फेवर में लेकर किस तरह से भुना सकते हैं और गेम में वापस आ सकते हैं, ये नीदरलैंड्स ने कहीं ना कहीं आज अपने परफॉर्मेंस में दिखाया है। किस तरह से चीज़ें हुई हैं, नेपाल के हारने के रीजंस क्या कुछ रहे हैं, नीदरलैंड्स के जीतने के क्या कुछ रीजंस रहे हैं, इस एनालिसिस में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो ट्रांजिशन सीरीज का फाइनल था, एक प्रेशर गेम था नीदरलैंड के लिए। पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरह नेपाल से वो हारने के बाद यहाँ पर आ रहे थे, और उसके बाद जिस उन्होंने वापसी की है वो जोरदार रही है, मैच वो जीते हैं। लेकिन किस तरह से जीत मिली है नीदरलैंड्स को, कैसे नेपाल को हार मिली, चलिए इस पर बात करते हैं। शुरुआत एंड फेस बाय फेस से करेंगे, फिर धीरे धीरे चलेंगे कि आखिर ये हार जीत जो है वो हुई कैसे दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल, अगर हम पावर प्ले की बात करें 1 से 6 ओवर की, तो नेपाल ने यहाँ पर 58 रन बनाए, 55 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड्स ने इस 1 से 6 ओवर में 60 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए, और जबरदस्त शुरुआत पहला फेस नीदरलैंड लेकर चला गया। दूसरे फेस की बात करें 7 से 15 ओवर के बीच की, तो यहाँ पर नेपाल ने 78 रन जोड़े, 3 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं नीदरलैंड्स ने इस मिड फेस में 73 रन जोड़े और 2 विकेट का नुकसान उन्हें यहाँ पर हुआ। तो ये फेस कहना होगा कि नीदरलैंड अपने साथ लेकर गया है, बिल्कुल सही, कि वो चेस कर रहे हैं, 1 विकेट उन्होंने बचाया, लेकिन तेजी भी रखी चेस करते हुए। यहाँ पर रन की जो गति है वो ऑन रखी थी उन्होंने इस हाई वोल्टेज चेस की तरफ। सिचुएशन हमें देखना होगा। वहीं पर तीसरे फेस की बात करें 16 से 20 यानी कि डेथ फेस, यहाँ पर 51 रन बनाए नेपाल ने, 4 विकेट यहाँ पर गंवा दिए। वहीं बात करें नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड ने यहाँ 56 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए हैं, और इस फेस में नीदरलैंड मैच अपने साथ लेकर चला गया। बिल्कुल, तो तीनों ही फेसेस में कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स ने यहाँ मात दी है। बीच के फेस में डेफिनेटली अगर आप सिचुएशन को समझेंगे तो आप क्लियर समझ पाएंगे कि नहीं, कि वो फेस भी नीदरलैंड के सिर्फ 5 रन वो कम जरूर थे, लेकिन नेपाल से उनका 1 विकेट कम था और उनका रन रेट बहुत बेहतर चल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने पावर प्ले में कोई विकेट खोया नहीं था। उस हिसाब से मिड फेस तक भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर जा रहे थे। तो तीनों फेसेस में करीब करीब नेपाल को आज मात दिया नीदरलैंड्स ने। एक तरह से क्लिनिकल रहा है उनका गेम अगर हम देखें फेस कंपैरिजन में खास करके। अब जरा उसने की कोशिश करते हैं इस मैच की तरफ। बैटिंग की बात करें अगर, तो बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। स्कोर्स वगैरह सब आप प्लेयर्स के जानते हैं। कुशल ने 20 किए, आसिफ ने, रोहित पटेल कंट्रीब्यूशन, गुलशन जाना जो कंट्रीब्यूशन है, दीपेंद्र सिंह हैरी का। अब सीधी सीधी बात यही है, देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर कहते हैं। मानकर चलिए ये आज ACC प्रीमियर कप का फाइनल होता, मानकर चलिए आप बांग्लादेश के या श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का आज मैच खेल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पहले बैटिंग कर रहे हैं और इस तरह का सिचुएशन होता, तब इन सिचुएशंस पे ये हार कितनी ज़्यादा आपको डेंट करती और इस तरह की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा आपको हर्ट करती हुई नजर आती। अब आप देखिए कुशल भुरतल का जो विकेट गया वो लगातार वही गलतियां कर रहे हैं। आप देखिए एक तरफ आसिफ शेख भी हैं जिन्होंने सामने के क्या शानदार शॉट्स लगाए हैं, वो भी रन्स कर रहे हैं। अब अगर मैं कुशल की बात करूं, रोहित की बात करूं, दोनों ने कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। सीधे बल्ले से आराम से रन्स निकल रहे थे, यहां तक कि कुशल मल्ला जो रन्स करते हैं, आपको याद होगा उमन, वो मिड विकेट पे आउट जरूर होते हैं, लेकिन कुशल मल्ला भी अपने 100 में से 90% रन्स सामने की तरफ ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। और अगर हम देखेंगे तो वो शॉट बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस शॉट की। कुशल भुरतल ने जिस तरीके से खेला, पीछे मारने जा रहे हैं शॉट, और रोहित पटेल ने जिस तरीके से खेला वो भी पीछे मारने जा रहे हैं। एक छक्का आया है, एक बाउंड्री आई है, बिल्कुल एक ब्रेनलेस शॉट था। कहना होगा कि कहाँ आप रन्स आ रहे हैं, अभी आपने बाउंड्री लगाई है, आपका स्ट्राइक रेट 150 का स्ट्राइक रेट है। आप सोचिए आप कितना तेज खेल रहे हैं, उस पर भी आखिर इतनी जल्दबाजी, इतनी ज़्यादा तेज़ क्या ज़रूरत है। T20 फॉर्मेट है, शायद नाम सुनते ही आ जाता होगा कि तेज़ खेलना है, तेज़ खेलना है। आप रोहित ने तो खुद ही थोड़ा सा ठहर कर अभी क्रिकेट खेला था, एक इनिंग उन्होंने दिखाई थी, हाँ उसमें भी शॉट खेले थे उन्होंने, शॉट खेले थे उन्होंने, ज़रूर खेले हैं, लेकिन शुरुआत में आकर ही बाउंड्री लग चुकी है, उसके बाद भी आप इस तरीके का शॉट खेलेंगे, पीछे मारेंगे। आपके ही हमवतन जो प्लेयर हैं, आसिफ हो, कुशल मल्ला हो, उनको देखिए आप लॉन्ग ऑन में, लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिड विकेट की तरफ शॉट खेल रहे हैं, यानी कि सामने की तरफ, आंखों के सामने की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। आप खुद एक शॉट खेलते हैं जो सामने की तरफ होता है, लेकिन वहीं फिर आप भूल जाते हैं। तो
ऐसे शॉट भी क्या फैंस के ये नहीं कहेंगे जब आप सामने छक्का मारेंगे लॉन्ग ऑफ की तरफ या लॉन्ग ऑन की तरफ, तो क्या फैंस खुश नहीं होंगे उस छक्के से? बिल्कुल, फैंस सिर्फ इसी से खुश होंगे कि जब पीछे ऐसे पलट के आप मारेंगे तभी वो छक्का गिना जाएगा। बिल्कुल, ये अजीब सा है, ये अजीब सी सोच है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप खुद देखिए स्ट्राइक रेट अच्छा खासा चल रहा है, कुशल भुरतेल का 200 का स्ट्राइक रेट है, फिर भी आप एक 6 आया भी उस पर, जबकि वो भी खराब शॉट भी कराया था, लेकिन बॉलर ने इस बार जो लेंथ है अपनी, जो हाइट है बॉल की, वो थोड़ी नीचे रखी और आप क्लीन बोल्ड हो गए। ये कहीं ना कहीं है। देखिए इस तरह के शॉट्स खेलकर आप क्राउड प्लीजिंग तो हो सकते हैं, क्राउड्स खूब मजा आएगा 2-3 इनिंग में, शायद आप किसी दिन शतक भी मार दे ऐसे कर, लेकिन आपके क्रिकेट करियर के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल, यकीन मानिए आपके क्रिकेट करियर के लिए अच्छा नहीं है। आपका क्रिकेट करियर जो है इससे डाउनग्रेड ही होगा बजाय अपग्रेड होने के। आप बड़े बड़े मैचेस पे अगर टीम के काम नहीं आएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हार है। जरूर कहीं पर एक आध किसी ग्रुप स्टेज के मैचेस में काम आना, एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच पे काम ना आना, ये बहुत ज्यादा डेंट करेगा। और यही चीज हमें देखने को मिली थी रीजनल फाइनल में भी, जो T20 वर्ल्ड कप जो यूएई के खिलाफ हुआ था, वहां पर भी आसिफ ने एक छोर संभाला हुआ था। मेरे ख्याल से 50-60 रन करीब उन्होंने किए थे जो रीजनल फाइनल हुआ था एशिया रीजनल फाइनल्स का, ओमान के खिलाफ। जी हाँ, मैं उसी मैच की बात कर रहा हूँ। तो ये दो जो विकेट्स यहाँ पर गिरे हैं, यकीन मानिए ये भी बहुत बड़े रीजन है नेपाल की हार के, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी एक बिल्डअप जा रहा था, एक बड़े स्कोर की तरफ टीम बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर डेंट लगा। अपना दोनों विकेट्स उन्होंने गंवाए खराब शॉट की बदौलत। बॉलर से ज्यादा यहाँ इन दोनों का क्रेडिट जाएगा, जबकि जहाँ पर 215-20 स्कोर जा रहा था वहां पर ये स्लो डाउन हो गया। एक और स्लो डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन रहा वो फिर से एक ब्लंडर हमें देखने को मिला बैटिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल कहना होगा। मेरे ख्याल से जब आसिफ शेख आउट हुए, जहाँ तीसरा विकेट जब गिरा, आसिफ शेख जब आउट हुए, जब गुलशन जाक क्रीज पर थे और आसिफ आउट हो गए, उसके बाद मेरे ख्याल से वो 14वां ओवर था लगभग, अभी डेथ ओवर शुरू नहीं हुए थे, वो बहुत खराब डिसीजन था दीपेंद्र सिंह यारी को इतनी जल्दी वहां पर भेज देना। आपको वहां पर आपको पता है कि अभी हमें थोड़ा सा और नीचे लेकर चलते हैं, 16-17 ओवर तक लेकर चलते हैं, फिर दीपेंद्र को यहाँ इन करेंगे, फिर वो अगर कुछ गेंदें उनके बल्ले पे आई तो फिर गेम खत्म है। और फिर पीछे हमारे करण केसी भी साथ में इंक्लूडेड, जो कि एक अच्छे हिटर है, और करण केसी ने एक आध हिट लगाई भी थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर आपने वही गलतियां कर दी, फिर आप उन्हीं पटरियों पे वापस से आ गए, उन्हीं गलतियों पे आ गए, और खामियाजा ये हुआ आप हार गए। इमेजिन कर देखिए एसीसी प्रीमियर कप का फाइनल होता या सेमीफाइनल होता, आपके एशिया कप खेलने के सपने टूट चुके हो। मान के चलिए T20 वर्ल्ड कप का गेम है, बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ, आप अच्छे खासे पोजीशन पर हैं, आप बांग्लादेश को हरा सकते हैं, आपने एक ब्लंडर कर दिया, आप वो मैच हार गए। बिल्कुल, कितना ज्यादा दुख होगा। बस यही चीज रही है। आज फिर से बैटिंग ऑर्डर में गड़बड़ी की गई है। आरिफ अगर गुलशन के साथ मिलकर वहां 17 ओवर तक पार्टनरशिप लेकर जाते, क्योंकि उनका काम हिटिंग करने का नहीं है, वो ऐसे ही खेलते हैं स्लो। जब वो इतने नीचे भेजे गए, उनके बाद एक ही ऑप्शन था, मुझे उठा के मारना है, वो उठा के मारने के लिए गए और आउट हो गए, और हैरानी भी नहीं हुई कि वो अपना विकेट गंवा के बैठे। वहां पर एक और ब्लंडर यहां पर देखने को मिला। तो ये कुछ ब्लंडर्स रहे हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, जहां पर बहुत बड़ी चूक हुई है आज नेपाल से, खास करके कुशल और रोहित एक बहुत बड़े रीजन रहे हैं। जो स्कोर 215-20 जा सकता था, वो कहीं ना कहीं खराब शॉट की वजह से विकेट गिरा, और वो जो एक मोमेंटम जा रहा था वो रुक गया। और दीपेंद्र सिंह यारी को आरिफ शेख की जगह भेजकर, जहां पार्टनरशिप की जरूरत थी, आपने एक हिटर बैट्समैन को भेजकर वहां पर मामला खराब कर दिया। ये बैटिंग की यहां पर बात हो जाती है। एंड सीधे मैं बॉलिंग की बात करना चाहूंगा। नीदरलैंड्स की बॉलिंग को आप आज की डेट पर किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे? जरूर देखिए, बॉलिंग में वापसी तो हुई है। लेविट ने जिस तरीके से कैच छोड़ी थी, उसके बाद एक वापसी यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिली आखिरी के 5 ओवरों में। डेथ फेस में काफी अच्छी वापसी कहना होगा। 51 करीब रन बने, 4 विकेट भी गंवाए, बहुत अच्छी वापसी थी। टीम आराम से 200 पहुंच रही थी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छे पोजीशन पर थी, बहुत खराब बॉलिंग हो रही थी नीदरलैंड्स की। पेसर्स के लिए कुछ नहीं है, पाटा विकेट है बिल्कुल। और इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है खैर T20 के लिहाज से, कि बॉलर्स के अंदर क्या आर्ट है, बॉलर्स के अंदर क्या स्किल्स है, ये इस पिच पर देखा जा सकता था। तो इस लिहाज से ये पिच तो खैर अच्छी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो, और ये हमने कहा भी था। जी हाँ, बिल्कुल सीरीज प्रीव्यू में जरूर। तो इस लिहाज से पिच बहुत अच्छी बनाई थी कि बॉलर के लिए जितना प्रेशर होगा, बॉलर जितना अपने आप का गेम निखारेंगे, उतना बेहतर होगा। तो नीदरलैंड आखिरी के डेथ फेस में जरूर कामयाब रहा है। नीदरलैंड्स के बॉलर, ये हमें थोड़ी सी यहाँ पर तारीफ उनकी करनी होगी। चाहे लेविट हो, चाहे आपके गुंगटन भी लास्ट में आए थे, उन्होंने भी किया। फ्रेड क्लासन आए थे, उन्होंने भी विकेट दिलाए हैं, तो विकेट्स भी दिलाए और रन्स भी थोड़े कम खर्च की। बिल्कुल सही कहा आपने। लेविट ने भी विकेट कीपर ऊपर लेकर बहुत टाइट बॉलिंग रखी थी, जो करीब प्रतीश जिसी ने पिछले मैच में हमें देखने को मिला था प्रतीश की तरफ से। हालांकि एक ओवर में वो काफी एक्सपेंसिव गए जरूर थे। लेविट ने आसिफ का कैच भी छोड़ा, जो कहीं ना कहीं काफी भारी पड़ा नीदरलैंड्स को, अगर हम देखें उस वक्त पर। जरूर तब तक आपको नहीं पता था कि मैच कौन जीत रहा है। आसिफ 3 रन पर थे, वो कैच छोटा था, उसके बाद आसिफ ने 47 किया, यानी 44 रन एक्स्ट्रा वहां पर चले गए। और लेकिन लेविट की जिम्मेदारी बनती थी, वो बॉलिंग में आए, उन्होंने विकेट्स भी यहाँ पर निकाले, और फिर जो इनिंग खेली वो तो खैर। जी हाँ, एंड किंगमा के बारे में क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल शानदार है और 4 ओवर में 22 रन उन्होंने दिए हैं। वो बहुत अच्छा है, नई बॉल के बेहतरीन बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर है। शुरुआत में वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं नई बॉल का, देखकर अच्छा लगता है कि चलिए नई बॉल की कोई बॉलर भी है इसमें देखने को मिला, वरना बहुत रेयरली हमें यहाँ देखने को मिला। तो बहुत ही कम है, ये फैक्ट है। 4-5 होंगे नाम के जो नई बॉल के कंसिस्टेंट बेहतरीन बॉलर है। बहुत अच्छा लगा देखकर और लगता है दिल्ली क्रिकेट को शायद कि जब हम आगे लगता है कि शायद ये 15 में जगह बना ले नीदरलैंड की तरफ से 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए। होपफुली है कि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है नई बॉल से वो थोड़ा सा बहुत बेहतर रहा है, जिसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, सामने वहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें होंगी, खैर, और नेपाल भी उस ग्रुप में है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं बैटिंग की। अगर हम बात करें एंड देखिए, एक सबसे सीधी सी बात है, एक मैं सीधे इस इलाज को शुरू करने से पहले बैटिंग की सीधा एक चीज़ कह दूंगा कि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे लास्ट पूरा, चलिए आप सारा ही कुछ उठा कर देख लीजिए, पहले पावर प्ले में चाहे वो ओडीआई हो या फिर T20 हो, पहले पावर प्ले में जब भी मिनिमम 2 विकेट नेपाल ने नहीं निकाले हैं, 95% मैचेस जो है नेपाल वो हारा ही हारा है, और आज भी हमें वही देखने को मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग यूनिट की तरफ से, और ये चीज़ हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नई बॉल से अगर विकेट्स नहीं निकालेंगे बॉलर तो नेपाल के लिए हमेशा मुश्किल, नेपाल के पर्सपेक्टिव से हम ये कह रहे हैं हमेशा मुश्किल हुई है, और आज भी वो मैच इसको हारते हुए गए। एंड बैटिंग की यहाँ बात की जाए, बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आ रहा है, सबने मैचेस देखा भी है बहुत अच्छे से। पूरी तरह से कहना होगा पावर प्ले में ही लगभग जो 90% मैचेस हैं, 90% मैं नहीं कहूँगा, T20 में बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, फिर भी पावर प्ले में कंप्लीट मोमेंटम नीदरलैंड्स ने अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब रहे थे। पहली टीम बनी जिनका पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गिरा इस टाइम सीरीज में, 60 रन और कोई विकेट नहीं। वाकई में लाजवाब पावर प्ले गया है, क्या जबरदस्त, बिल्कुल एक पावर हिटिंग देखने को मिली है। मैक्सवेल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बाउंड्री ढूंढी वहां पर, लेकिन लेविट ने सारा का सारा प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिया। शानदार खेले हैं लेविट, तेज तरार इनिंग, जिस चीज़ की ज़रूरत है T20 में। 20-25 बॉलों में आप कहां से कहां अपने स्कोर को पहुंचा दें और टीम को भी रैपिड तरीके से, और चेस कर रहे हैं, चेस में आप क्या लेंगे, और जब टीम का स्कोर 6 ओवर में 60 पे 0 लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग लेविट ने यहाँ तेज रॉकेट की तरह शुरुआत दिला दी। बिल्कुल, सबने अपने अपने रोल्स यहाँ किए हैं। मैक्सवेल की बात करें तो वो अपने रोल से कहीं ना कहीं भटके हैं, कुछ रन उन्होंने जरूर किए, कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, लेकिन फिर भी ये इनिंग स्ट्रगल काफी किया है, बहुत इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, और आज भी उनकी इनिंग कुछ इस तरीके की रही है। उसके बाद विक्रमजीत की बात करें तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि एक वक्त पर जब विक्रम सिंह बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर, तो रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। जब कुशल मल्ला यहाँ पर आए थे, कुशल मल्ला की बॉलिंग एनालिसिस जरूर करेंगे। यहाँ हम नीदरलैंड्स की बैटिंग पर्सपेक्टिव से आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। तो जब विक्रमजीत बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुशल मल्ला के एक ओवर में 3 लगातार सिक्सेस मारे। हालांकि उसके बाद उनका कैच ड्रॉप भी हुआ, लेकिन उससे पहले वो 3 लगातार सिक्सेस मार चुके थे। उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम वापस से नीदरलैंड्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आया। रिक्वायर्ड रेट धड़ाम से नीचे आकर गिरा, जो कि धीरे धीरे माउंट करता हुआ नजर आ रहा था। तो विक्रमजीत ने अपना रोल प्ले जरूर किया है। 29 रन की इनिंग है, लेकिन अपना रोल उन्होंने बखूबी यहाँ पर निभाया। जो 3 सिक्सेस मारे थे उससे रिक्वायर्ड रेट को धड़ाम से नीचे लेकर आने में मदद उनकी रही, लेकिन उसके बाद एंड साइबर एंड एंजल ब्रश ने इस इनिंग को और वो डीप लेकर जाते गए। बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से कुशल भुर्तेल ने उनका कैच भी छोड़ा था, बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मैच को बदला है, तेजी के साथ सारे बॉलर्स का इस्तेमाल करके, डीप क्रीज का इस्तेमाल कर अविनाश बोहरा पे जो उन्होंने विक्रम का कैच छोड़ा था, कुशल माफ कीजिएगा, जी हाँ, विक्रम का कैच छोड़ा था। डीप क्रीज का इस्तेमाल किया साइब्रैंड ने अपने हिटिंग में, क्रीज के अंदर चले गए, पीछे की तरफ जाकर खेल रहे हैं, मार रहे हैं। गुंगटन ने, जी हाँ, आपने सही कहा, ये उन्होंने अविनाश बोहरा पे यही किया था। बिल्कुल। अब वो जानते थे कि अविनाश बोहरा यॉर्कर या ब्लॉक होल की बॉलें रखते हैं, तो वो क्रीज में बहुत ज्यादा पीछे चले गए जरूर। और उसके बाद भी मैच थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पर विकेट गिरे, तेजा के, स्कॉट एडवर्ड्स के विकेट यहाँ लगातार गिरे, लेकिन फिर से गुंगटन आ खड़े हो गए। तो एक चीज जरूर है कि हिटिंग बिल्कुल बंद नहीं हुई। नीदरलैंड्स ने ये शायद अंदर से ही एक मैसेज रहा होगा, डिसीजन ले लिया कि हम तेज ही खेलेंगे। जी हाँ, जैसे ही 80 पे 1 गिरा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं। अगर रुकेंगे तो काम खराब होगा। लेविट ने ये किया, एंजल ब्रश ने ये किया, विक्रमजीत ने 3 छक्के जड़ दिए, लगातार 3 सिक्सेस मारे। उसके बाद गुंगटन यहाँ पर आए तो उन्होंने भी नहीं देखा, आग भी नहीं झपकाई उन्होंने, अब मारना शुरू कर दिया। बस यही चेस करने पर
पर ये एग्जैक्टली ये जो मोमेंटम जो सोच रहा है नीदरलैंड का, ये इसने उनको जिताया है और सामने वाली थोड़ी सी बॉलिंग को। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पूरी तरह से हावी होते चले गए वो, क्योंकि अगर 80 पे 1 भी वो ज्यादा ही शेल में चले जाते बस तो बस बहुत आराम से हार, शायद आप देखते 15-20 रन से नेपाल इस मैच को जीत जाता। तो उन्होंने शेल नहीं रखा, एक ओवर अच्छा गया नेपाल का, लेकिन अगली ओवर में उन्होंने 2 6 2 बाउंड एक्जेक्टली हो रहा 10 रन 12 रन निकाल रहे, तो रिकॉर्ड रेट नीचे ऊपर जा रहा है लेकिन फिर वापस से कम हो जा रहा है। ये चीज हमें देखने को मिली। स्कॉट तेजा ने वही करने की कोशिश की, वो कर नहीं पाए उस कोशिश में, इसलिए वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, लेकिन गुम्पटन ने वो चीज जरूर कर दी है। बॉलिंग की यहाँ बात की जाए यार नेपाल की, जैसे हम पिछले बॉलिंग एनालिसिस में भी हमने आपके सामने ये चीज कहा था नेपाल के जो नीदरलैंड के खिलाफ वो जीते थे कि पेसर्स ने बहुत बेहतरीन काम जरूर किया है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलनी जरूर। आपको याद होगा एनालिसिस में चीज कही थी कि कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलती, और आज देखिए फिर से हमें वही मिला है कि आज पेसर जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कलर नजर आए। सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि सारे के सारे पेसर्स का यही हाल हुआ है, चाहे हम बात करें करण केसी की, सोमपाल की, प्रतीश की या फिर अविनाश बोरा की। बिल्कुल सही, और बहुत कहना होगा बहुत थोड़ा सा बॉलिंग में मीडियोकर नजर आए हैं सारे बॉलर्स। सारे पेसर्स लेंथ भूल गए, आपको लगता है? बिल्कुल, एक अपने लेंथ लाइन सभी भूल गए हैं आज कहना होगा, और बहुत अटैकिंग जो क्रिकेट खेला है नीदरलैंड ने, उससे भी उनकी जो लाइन है, लय है, बिगड़ी है बहुत ज़्यादा। वो सेट नहीं हो पा रहे थे नेपाल के पेस बॉलर्स, कहाँ डालें, क्या करें, किस एरिया में डालें, वो हर एरिया में वो मार रहे हैं। फील्डिंग मिसेस हो रही है, उसके भी रन मिल रहे हैं, चौके जा रहे हैं। नीदरलैंड की भी फील्डिंग बहुत पुअर रही है आज, फील्डिंग में कोई सुधार होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। दोनों ही टीमों की बात करें, आज तो खैर दोनों ही टीमों की फील्डिंग खराब रही है, पर बॉलर्स में खाली दीपेंद्र ही थे जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन, 1 विकेट। स्पिनर्स ने बढ़िया कराया जरूर, और एक चीज जरूर है, कुशल मल्ला ने ठीक कराया है, 4 विकेट वो मैच भी लेकर गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वही बात नीदरलैंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए आप देखेंगे कुशल मल्ला ने भी रन खर्च किए। बिल्कुल, वो विकेट कोई फायदा नहीं रखता, 4 विकेट ले गए लेकिन 33 रन सिर्फ 3 ओवरों में खर्च कर दिए। ये मेरे ख्याल से बहुत लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, जो आपने समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने 4 विकेट लिए जरूर हैं, लेकिन फिर भी 11 की इकॉनमी से रन दिए हैं। यानी यहाँ कुशल मल्ला की गलती नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि नीदरलैंड्स की नीदरलैंड्स का इंटेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इंटेंट रहा ही है कि हमें तो हिटिंग ही करनी है, हमें जो हमें भेजा गया डगआउट से हम उसी पे करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास विकेट्स बहुत बिल्कुल। जब उन्होंने पावर प्ले अपने विकेट बचाए थे तो कितने गिर जाते, 6 7, और वही हुआ है। ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे ही पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी समझा वाकई में, क्योंकि आप देखेंगे रन चले गए हैं यहाँ पर 3 ओवर में 33 रन और 4 विकेट एक बॉलर ले रहा है। और अमूमन हम देखते नहीं, देखते हैं, देखा है, ऐसा नहीं है कि बॉलर ने 5 विकेट लिए हैं तो 50-50 रन भी दिए, ऐसा नहीं, लेकिन अब इससे जब आप ये देखा करें कि 50 रन 5 विकेट, तो समझ जाइएगा कि सामने वाली टीम का क्या इंटेंट रहा होगा कि इस बंदे ने 5 विकेट भी निकाले लेकिन यार 50 रन भी दे दिए। और कुशल मल्ला के लास्ट के जो 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, जो मेरे ख्याल से एक ही ओवर में थे, जो अविनाश बोरा के ओवर के बाद, वहां पर कहीं ना कहीं वो दोनों शॉट्स आपने देखे होंगे, वो शॉट के लिए जा रहे थे, बिल्कुल हवाई फायरिंग किया है प्लेयर्स ने। तो बहुत अच्छा ये सोच, ये इंटेंट रहा, इससे लाइन लेंथ सब बिगड़ गई। थोड़ा सा भी अगर 1-2 ओवर के लिए रुक जाता नीदरलैंड तो नेपाल के सारे बॉलर्स हावी हो जाते। जैसे दीपेंद्र ने जो बॉलिंग कराई है, उनको देख कर सारे बॉलर्स यहाँ पर आ जाते रडार में कि चलो अब ऐसा करो और प्रेशर बनाओ। तो प्रतीश जीसी को जो ओवर दिया यहाँ पर रोहित पटेल ने, 4 ओवर दिए, ये इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने रन खर्च किए थे शुरू के 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपने तीसरे ओवर में शायद 5 रन दिए थे और चौथे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। ये आपको देखना होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होगी कि यहाँ रोहित की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे 4 ओवर उस यंग बॉलर को दिए, शुरू के 2 ओवर में वो रन खाने के बावजूद भी उन्हें यह बॉलिंग दी गई। ये काबिल तारीफ यहाँ पर जरूर प्रतीश का यहाँ पर रहेगा। एंड अविनाश बोरा के बारे में आप क्या कहेंगे? आज कंप्लीटली आउट ऑफ कलर नजर आए हैं। 18वां ओवर जो उन्हें गया था वो एक बहुत बड़ा साबित हुआ। अगर आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बैट्समैन ने अपनी गलतियां की, लेकिन 18वां ओवर जो उनका रहा वो साइमन एंजलबेस की भी थोड़ी तारीफ करनी होगी कि वो अपने क्रीज पर और पीछे चले गए उस तरह की बॉलों के। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक होल और यॉर्कर्स अविनाश बोरा रखते हैं, उनमें आज कहीं पर भी वो एक भी बॉल को डिलीवर नहीं कर पाए सही जगह पर। जरूर है, और कहना होगा आज की डे में बिल्कुल आज वो फ्लॉप नजर आए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन
उम्मीद जरूर है, अभी भी यहाँ डेलीग्रेट जरूर कहेगा कि अविनाश बोहरा को बैक यहाँ डेलीग्रेट जरूर करेगा। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे डेथ बॉलर है, हमने बॉलिंग देखकर ये कह रहे हैं, अंधे होकर नहीं कह रहे कि वो बेकार हैं, वो ऐसे नहीं, डेथ बॉलर बहुत अच्छे हैं, अभी भी हमें लगता है। आज सारे पेसर्स का ही हाल वो हुआ है। जरूर जरूर 6 ओवर में तो अविनाश शुरू के ओवर्स में अगर आप देखें तो वहां पर करण थे, सोमपाल थे, लेकिन वहां पे भी कुछ खास बिल्कुल, और उनसे भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी स्टार्ट दिलाएं। ऐसा नहीं है कि करण सोमपाल बेकार हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सभी की है, सभी को जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन अविनाश को अगर कहना होगा कि अगर बाहर कर दिया जाए ये बोलकर कि नहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं ये, इन्हें बाहर करो, नहीं, इससे शायद अजीब लगेगा। थोड़ा जरूर है, वो आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसे टाइम पर आएंगे जब कोई नहीं आएगा। जी हाँ, सही कहा आपने। ये इस तरीके के बॉलर हैं, इस तरीके के बॉलर जैसे आसिफ होते हैं टीम की। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि आसिफ को इतने मैचेस मिलते हैं, लेकिन अविनाश को तो गिन चुन के मैचेस, बहुत गिन चुन के मैचेस मिलते हैं। एक तो वैसे ही वो T20 फॉर्मेट खेलते हैं और उसमें भी कितना ही होता है, लेकिन ये T20 का है तो उम्मीद करेंगे मौका मिले। पर आज के डे में जरूर कहना होगा सारे पेसर्स बेदम नजर आए, लाइन से, लेंथ से और अपने प्लान से बिल्कुल बेदम नजर आए हैं। और स्कोर भी कहना होगा यहाँ पर 20 से 25 रन कम पड़ा है, जैसा आपने बताया। जैसे मैच में हमने कहा भी था कि 200 रन टीम जो मार लेगी यहाँ पर, मैच में आपने सुना होगा कि 200 रन अगर पहले बैटिंग करते हुए टीम मारती है तो डेफिनेटली 90% चांसेस होंगे कि वो टीम इस मैच को जीतेगी, चाहे 2 रन से जीते, 5 रन से जीते, लेकिन जीतेगी। 200 रन का पहाड़ क्लाइम करना आसान नहीं होगा। और आप देखिए यहाँ अगर 200 करीब बोर्ड्स पर होते तो डेफिनेटली नेपाल के पास काफी अप्रोप्रिएट रन होते लास्ट ओवर में अपने टीम्स के लिए डिफेंड करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रहा है। कुशल, रोहित पुड़ैल हो, दीपेंद्र सिंह, आरिफ को जहां भेजना चाहिए था वहां दीपेंद्र को भेजना, उसके बाद बॉलिंग की बात करें, नई बॉल से पेसर्स का फिर से फ्लॉप शो होना, ये सारी चीजें और नीदरलैंड्स का लगातार हिटिंग वाला इंटेंट, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़े सारे रीजंस रहे हैं नेपाल के आज के मैच की हार के। और गलतियों को जो भुनाया है नीदरलैंड्स ने वो कमाल का रहा है और उनको कहीं ना कहीं कांग्रेचुलेट करना होगा। उनकी पहली T20 सीरीज में बहुत बेहतरीन खेले हैं, क्योंकि नेपाल में आकर ट्राई सीरीज में पिछले मैच में इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद ये वापसी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। नीदरलैंड्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आज दिखाई है। बेहतरीन खेले हैं, तारीफ करनी होगी। अवे में है आपने तो आप घर से बाहर, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। वर्ल्ड कप एयर चल रहा है, आप घर के बाहर आए हैं, कंडीशन से बिल्कुल अलग आए हैं, ये ज़बरदस्त तैयारी है आपकी और बहुत बेहतरीन लर्निंग है। आप सारे जो भी 14-15 प्लेयर्स थे टीम में, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीख कर गए होंगे और कुछ प्लेयर आपके और बिजी भी हैं, कहीं भी वो भी सीख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सब जब ज्वाइंट होंगे मई के मंथ में और जून में तो हमें कुछ और परफॉर्मेंसेस देखने को जरूर। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बस यही था आज का जो फैक्ट एनालिसिस था डेलीग्रेट की तरफ से। बने रहिए डेलीग्रेट चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कम्युनिटी टैब को चेक करना किसी भी सूरत में मत भूलिएगा। बाकी कई सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। अब वक्त आ गया है ओमान वर्सेस PNG T20 जो 3 मैच की सीरीज है उसे कवर अप करने का। लेकिन उससे पहले आपके सामने हम ये वीडियो प्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने कहा था कि इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज से T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से किन की प्रिपरेशन किस तरीके की हुई है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।